एक तो एक विषय वस्तु मेरे एक प्रोफेशन से जुड़ी हुई, और दूसरा भाई अजय जी का यहाँ मिलना, कि मैं मूलतः अलवर से हूँ और अलवर में मेरा गांव सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट जो है, आपने नाम सुना होगा, 850 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, और उसके कोर एरिया में मेरा गांव है। यानी घर से निकलते ही जंगल, पहाड़, और पहाड़ भी ऐसे कि आपको गर्दन उठा के देखना पड़ेगा। बिल्ली तो घर में आ जाती है, लेकिन टाइगर कब बाड़े में आ जाए और कब घर से बाहर आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। मैं बाई बर्थ उसी गांव से हूँ, और बचपन से लेके और जब तक मैं गांव में रहा, वन्य जीवों से मेरा रूबरू होने का मुझे मौका मिलता रहा। और इस पत्रकारिता प्रोफेशन में आने का भी एक रास्ता बहुत अजीब तरीके से रहा। मैं पहले राजस्व में, रेवेन्यू में, मेरे फादर तहसीलदार थे, तो मैं पटवारी बनने के लिए चयनित हो गया और ट्रेनिंग में चला गया। तो मुझे वो रास नहीं आया, फिर मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भी मेरा चयन हुआ। लेकिन पत्रकारिता में आने के बाद मैंने फिर यही सोचा कि मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा करने को मिलेगा, ज़्यादा लोगों से जुड़ने का मिलेगा, तो मैंने उसी को अपनाया। आज 25 साल के बाद मैं यहाँ चूरू में पिछले 7 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। मीडिया को चौथा पाया कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, फोर्थ पिलर। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और फिर चौथा पाया आता है मीडिया। मीडिया के जो इसका जो शब्दार्थ है, माध्यम, सरकार और समाज के बीच का सेतु, या ये तीन उपायों का बीच का एक आधार या उनको मिलाने वाला। लेकिन समय के साथ साथ मीडिया की भूमिका बदलती गई, और मीडिया ने अपनी मूल उसको छोड़कर कुछ दिग्भ्रमित भी हुआ। लेकिन कई समाचार पत्र ऐसे हैं, कई मीडिया ऐसे हैं जो आज भी अपने सिद्धांत पर और अपनी कार्यशैली पर कायम है। उनमें से मैं राजस्थान पत्रिका से जुड़ा होने के नाते कह सकता हूँ कि विश्वसनीयता और के मामले में और अधिकता का मामले पत्रिका का कोई जवाब नहीं है। मैंने खुद ने हिंदी का जो मुझे ज्ञान हुआ, जब से मैं स्कूलिंग में जब था जयपुर में, उस समय राजस्थान पत्रिका का स्वरूप अलग तरह का था, आज जैसा कलेवर नहीं था, क्योंकि वो 35 साल 30 साल पहले का मीडिया था। हिंदी के शब्दों की व्याख्या, हिंदी के शब्दों का उच्चारण, इन सब चीज़ों से मेरा एक बहुत अच्छा रूबरू हुआ, और मुझे हिंदी में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम सब लोग एक ही जैसे स्कूलों से पढ़े, आप लोग भी सरकारी स्कूलों में पढ़े, प्राइवेट या निजी विद्यालयों में पढ़े, मैं भी ऐसे विद्यालयों में पढ़ा, और शिक्षा का जो स्तर था उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़े। लेकिन व्यक्ति की स्वयं की रुचि उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं आपको इसकी एक बहुत पुरानी एक उससे शुरुआत करना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम की। समाचार के बारे में आज से 5000 साल पहले क्या अवधारणा थी, या उसकी समाचार की क्या परिभाषा थी महाभारत काल में। आप लोगों ने देखा कि महासमर नाम से कॉलम आता है। महाभारत के कुछ पार्ट आपने पढ़े भी होंगे, कुछ चरित्रों को अपन जानते भी हैं, लेकिन उस समय समाचार के बारे में क्या राय थी। महाभारत का एक आपको उदाहरण देता हूँ। महाभारत का एक वन पर्व है, उसमें इसका उल्लेख किया गया, समाचार क्या है, समाचार क्या है, खबर क्या है। इस उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि महान मोह से बने इस कड़ाहे में सूर्य की आग के द्वारा रात तथा दिन रूपी ईंधन के, महीनों तथा ऋतुओं रूपी कलछी को चला चलाकर काल सभी प्राणियों को पकाया जा रहा है। यही वार्ता है, यही समाचार है और यही खबर है। तो ये आपको लगता होगा ये जो परिभाषा है ये बहुत पुरातन है, लेकिन इसको अपन गंभीरता से देखें, इसका मंथन करें, चिंतन करें, तो आज भी ये मेल खाती है। न्यूज तो न्यूज है। उस समय भी आप जानते हैं कि सबसे आदिकाल में पत्रकार कौन था? नारद जी के बारे में कहा जाता है।
चैनलों में आपने सीरियलों में देखा होगा नारायण नारायण, ऊपर की खबर नीचे लाना, नीचे खबर ऊपर, ऊपर वाले खबर जाना। तो वो जो कंसेप्ट है समाचार का, वो सारी चीज़ें आज भी हैं। आज उसका स्वरूप बदल गया है और हम उसी के माध्यम से मीडिया में जितने बदलाव आए हैं उनका हम निर्वहन करते जा रहे हैं। मीडिया क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। समाज देश के बहुसंख्यक लोगों को सूचना, परिवर्तन व निरंतर जो भी कुछ घटित हो रहा है समाज में, सरकार में, किसी भी वर्ग में, उसको एक वैज्ञानिक ढंग से, एक सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराना समाचार पत्र के जरिए। न्यूज संकलन के कितने तरीके हैं आप जानते हैं। पहले कैसे न्यूज जाती थी, टेलीफोन पर समाचार लिखाए जाते थे, और तो और कि आज से 30 साल पहले तो दूरदर्शन ही मात्र वो था समाचारों का माध्यम। अब तो इतने सारे माध्यम हो गए, इतने चैनल हो गए। आपको मालूम है देश में कितने चैनल हैं? आपको कोई मोटा मोटा ध्यान है किसी को? आप लोग देखते हैं कितने सारे चैनल चल रहे हैं, नित नए चैनल उग रहे हैं देश में, पर उनमें खबरों के चैनल कितने हैं, बाकी चैनल कितने हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आज देश में 300 से ज़्यादा चैनल हैं, 3000 से ज़्यादा, सॉरी। पर उनमें न्यूज़ के कितने, न्यूज़ के बहुत लिमिटेड हैं, पर न्यूज़ में भी कुछ चैनल ऐसे हैं जो अपना व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं। उसकी मूल जो स्वरूप में होना चाहिए वो नहीं है। और उसके बीच बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको कुछ भी दिखा देते हैं, कोई भी बीच में नया फंडा ला देते हैं, उसको भी परोसा जाता है। लेकिन मूल जो समाचार का स्वरूप है वो बिल्कुल एक हार्ड न्यूज़ होती है, जो बिल्कुल एक समाज को, एक पूरे वर्ग को दिशा देती है। और समाचार पत्र के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक रोजाना का लिखे जाने वाला एक इतिहास हम उसको कह सकते हैं। कितने समाचारों का, कितने हजार शब्दों का संकलन होता है, कहाँ कहाँ समाचार के लिए काम होता है। लोग सुबह उठते ही अपने इस प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं। कहीं दुर्घटना हुई, कहीं कोई वर्कशॉप हुई, कहीं कोई और बड़ी घटना हुई, उन सब के लिए पूरा एक नेटवर्क होता है। गांव ढाणी से लेके और वार्ड मोहल्ले तक हमारा पूरा तंत्र सक्रिय रहता है। और अल सुबह आज भी समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जो सबसे तेज गति से, मतलब आपके द्वार तक जो उसका समाचार का प्रेषण होना चाहिए वो सुबह सुबह अल सुबह आप तक पहुंच जाता है। कहीं 4 बजे पहुंच जाता है, कहीं 5 बजे पहुंचता है, कहीं 7 बजे पहुंचता है। हो सकता है आपके एरिया में, ये रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, दूर दराज का क्षेत्र है, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी है कि अल सुबह अखबार मैक्सिमम जगह पहुंच जाता है। आज समाचार छप गया, कल उसका इतिहास बन गया, वो एक साहित्य बन गया। उसको अपन कभी भी निकाल कर पढ़ेंगे उस कॉपी को, तो आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा और उसके आधार पर अपन उस समय के समाचारों के बारे में विश्लेषण भी कर सकेंगे उसका, और नए तरीके से विवेचन कर पाएंगे। समाचार पत्रों का जो नेटवर्क मैंने बताया आपको, संवाददाता हर अखबार की एक मेन धुरी होता है, कॉरेस्पोंडेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और कॉरेस्पोंडेंट देखो मैं बताऊं आपको, अपन सीधे सीधे बात करें, आपने देखा होगा खबरों में लिखा हुआ, अखबारों में लिखा हुआ विशेष संवाददाता, खेल संवाददाता देखा होगा आपने, राजनीतिक विश्लेषक। तो इस तरह से इनका अलग अलग एक कैटेगराइजेशन होता है। मान लो मेरी रुचि वन्य जीव में है तो मैं एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का संवाददाता कहलाऊंगा। किसी की खेल में रुचि है तो वो खेल का संवाददाता कहलाएगा। कोई पॉलिटिकल अगर फील्ड देखता है तो वो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करेगा, वो पॉलिटिकल संवाददाता कहलाएगा, राजनीतिक संवाददाता कहलाएगा। इस तरह से अलग अलग फील्ड के अलग अलग संवाददाता हैं। जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है और इसमें काम करने वालों का बिल्कुल उसी तरह से वर्गीकरण है जिस तरह से आपकी क्लासों में सेक्शन बने हुए हैं, इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। ये नहीं कि एक संवाददाता सारा अखबार बनाता हो, ये नहीं है।
कोई किस फील्ड के समाचार लेके आता है, कोई किस फील्ड के समाचार लेके आता है, और फिर जो चीफ रिपोर्टर या जो एडिटर होता है वो उनको संपादित करता है। एक संवाददाता से समाज की अपेक्षा होती है कि वो जो सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, उनको सही तरीके से प्रस्तुत करे, क्योंकि समाचार पत्रों को एक समाज को दिशा देने का एक बहुत बड़ा माध्यम माना गया है। तो संवाददाता की उसमें और अधिक भूमिका और अधिक दायित्व हो जाता है कि वो उसको सही तरीके से प्रस्तुत करे, उसके तथ्य सही हों, दिग्भ्रमित करने वाले नहीं हों, समाज को सही सूचना मिले, सही सोच बने लोगों की, और जिससे हमारा समाज और देश तरक्की के रास्ते पर बढ़े। मीडिया के कितने प्रकार हो गए, कितनी तरह का मीडिया हमारे बीच में है, आप जानते हैं। मोटा मोटा प्रिंट मीडिया, जो समाचार पत्र जहाँ जितने भी प्रसारित होते हैं, वो सब समाचार पत्र प्रिंट मीडिया की श्रेणी में आते हैं। आज मैं आपको एक खास और उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिस संस्थान में कार्यरत हूँ वो राजस्थान से बाहर जहाँ भी उसने अपनी जड़ें फैलाई हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। इस दौर में जब नेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, और उस दौर में समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान पत्रिका का एक बहुत बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश और जो एडजॉइनिंग स्टेट है वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आज उसका एक समाचार भी मुख्य पृष्ठ पर लगा हुआ है, और इसका जो ऑथेंटिसिटी है, इसकी जो अधिकृतता है, वो कोई हम उसको नहीं मापते, उसको मापता है इंडियन रीडरशिप सर्वे। एबीसी होता है ना, एबीसी एक होता है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, एबीसी। वो प्रत्येक अखबार के सर्कुलेशन का ब्यौरा रखता है, उसकी ऑडिट करता है। इस अखबार का किस क्षेत्र में कितना सर्कुलेशन है, कहाँ कितनी प्रतियां प्रकाशित हो रही हैं, उसी के आधार पर सरकार की ओर से ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। और आज आपको खुशी होनी चाहिए कि राजस्थान का एक अखबार आज देश के कोने कोने में पहुँच गया है, विदेशों तक इसकी सप्लाई जाती है, लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। शेखावाटी के समाचार, आपके राजस्थान के और पार्ट्स के समाचार, जहाँ भी हमारे प्रवासी भाई रहते हैं, जहाँ भी हमारे आपके तारानगर से, सरदार शहर से, लाडनू से, चूरू से, उन लोगों को आपके समाचार, आपके यहाँ की हलचल नित्य प्रति देखने को मिलती है। और ये इलाका खासतौर से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के सारे धनपति, आपको मालूम, चूरू एक ऐसा जिला है हिंदुस्तान का कि दुनिया के जो टॉप जो मनी मेकर्स हैं, जो धनपति हैं, वो चूरू से हैं। और सबसे पहला नाम एलन मित्तल का आता है, लक्ष्मी निवास मित्तल, आपके पास के शाहदुलपुर के रहने वाले हैं, और 5 साल पहले यहाँ आए ही थे। बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था, उनकी माताजी की स्मृति में एक सेंटर बना था शाहदुलपुर में। तब खुद मित्तल यहाँ आए थे, उनके पिता एमएल मित्तल भी आए थे। तब उन्होंने, आप देखिए, माटी से जुड़ाव की मैं बात बताता हूँ आपको। मैं इससे थोड़ा विषय से थोड़ा सा अलग हटके इसलिए कि इसका रेफरेंस देना मैंने इसलिए जरूरी समझा कि इतनी बड़ी शख्सियत ने यहाँ आने के बाद भी अपनी उसको माटी की महक को छोड़ा नहीं। उन्होंने मारवाड़ी में बात की, मारवाड़ी में संबोधन दिया कि मैंने बहुत चौखे लाग हुए, मैंने चूरू ये अपना राजगढ़ में जो अपना लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। इस तरह से उन्होंने अपनी मर्सिडीज गाड़ी पर चढ़ के लोगों को संबोधित किया। बाहर की यूरोप की सिक्योरिटी उनके साथ थी, पर उस आदमी ने इतना जुड़ाव दिखाया अपने, और विकास को लेकर बहुत सारे उन्होंने सवाल भी खड़े किए सरकार के सामने। तो मैं इसलिए बता रहा था कि उन लोगों तक हमारी हलचल समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निरंतर पहुंचती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप जानते ही हैं, रोज टीवी देखते होंगे। आज एक भी गांव ढाणी ऐसा नहीं है जहां तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच नहीं हो या नेट यूजर्स नहीं हो। आप लोग सब जुड़े हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक लेकुना है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ कई बार गड़बड़ हो जाती है, बार बार रिपीट करना। उसमें होना यह चाहिए कि जो समाज के लिए जो चीज़ उपयोगी है, जो दिशा बोध करने वाली है, उसका ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए उसको दिखाने में, उसको बताने में।
न कि नेगेटिव चीज़ों को। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कई बार इस तरह की चूक कर जाता है, इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन सुधार कोई ज़्यादा नहीं हो पाता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में बड़ा अंतर ये है कि यहाँ संवाददाता काम करता है, वो लेखन करता है, अपना समाचार प्रेषण करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बाइट्स लेते हैं, अपनी बाइट कलेक्शन करते हैं और बाइट्स को अपने हेड ऑफिस भेजते हैं, वहाँ से वो एडिटिंग होती है, फिर वो समाचार के रूप में प्रसारित की जाती है। और इसके बाद में वेब मीडिया के बारे में आप जानते हैं, जितने भी नेट यूजर्स होंगे आप लोग देखते होंगे, किसी के अपने स्पेशल पेजेज होते हैं, स्पेशल सामग्री को वो प्रसारित करते हैं। और नया दौर अब क्या आ गया, सोशल मीडिया का। आप लोग भी बहुत सारे फेसबुक पे होंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे। सोशल मीडिया में खास बात क्या है, आपको बता सकते हैं सोशल मीडिया में क्या खास बात है? कि जो सोशल मीडिया में फेसबुक का जो भी है, जो भी ट्वीट करता है, फेसबुक पे कमेंट करता है, वो खुद ही तो अपना रिपोर्टर होता है, खुद ही वो संपादक होता है और खुद ही प्रकाशक होता है। अगर उसको कहीं आधार नहीं मिल रहा तो अपना विचार, अपना मत जाहिर करने का एक सबसे आसान एक माध्यम है सोशल मीडिया। और आज ये बहुत तेजी से आप देखो कि हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों में भी सबसे ज़्यादा जो नेट यूजर्स हैं हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़े हैं। आपने सुना होगा, बढ़ रहे ना। आप लोगों कितने लोग हैं जो नेट से जुड़े हुए हैं? सारी है। और फेसबुक पर? फेसबुक सारी। अच्छी बात है। एक तरह से शंभू मीडिया, मतलब मुझे कुछ अपनी बात करनी है तो मैं फेसबुक पे लोड कर दूंगा। या आज सोनी जी ने कोई उपलब्धि हासिल की है, ये कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाके आए, बर्ड्स कॉन्फ्रेंस में जाके आए, कोई अपने उस पर उसको डाल सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ, आपके इलाके में क्या हो रहा है, आपके यहाँ का वल्चर क्या कर रहा है, आपके यहाँ की चिड़िया क्या कर रही है, आपके यहाँ का बिलाव क्या कर रहा है और ताल छापर में हिरण क्या कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको नेट पे मिल जाएगी, फेसबुक पे मिल जाएगी। इससे पहले चला था ब्लॉग का दौर चला था, लोगों ने ब्लॉग बनाए थे और उनके अपनी जो खुद की रचनाएं, खुद के जो प्रस्तुतियाँ उस पर दी और उन पर बहुत लोगों ने उससे शेयर किया। तो मेरा बताने का सिर्फ मकसद यही है कि मैं वापस उसी बिंदु पे आ रहा हूँ, मीडिया के प्रकार। तो ये एक नया दौर जो चला है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मीडिया कम नहीं हुआ है। कि जिस तरह से शिक्षा का जो रेशो बढ़ा है, और आपके क्षेत्र की बात लें तो पिछले एक साल में तारानगर पूरे शेखावटी बेल्ट में बहुत तेजी से एजुकेशन के मामले में आगे आया है। आपको मालूम है ना कि पिछले बोर्ड के एग्जामों में तारानगर की अचीवमेंट बहुत अच्छी रही है। सब जो सारे जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल जो हब हैं राजस्थान में और एडजोनिंग राजस्थान में या हिंदुस्तान में, सबका ध्यान तारानगर ने बहुत तेजी से खींचा है। कि आप देखिए इतने रिमोट एरिया में आकर तारानगर को लोग कहते हैं बहुत पिछड़ा इलाका है। मैं खुद भी, मैं बताऊं आपको, मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ तो मैं भी एक बुरा मन लेके यहाँ पे आया कि मेरा पोस्टिंग चूरू जैसे जगह में हुआ है, पर मैंने यहाँ आके अपने आप को बदला, मेरी सोच बदली, मुझे मित्र मिले, आप जैसे बहुत अच्छे मित्र मिले। तो मैंने सोचा जब अपनी कर्मभूमि जब ये बन गया तो अपन क्यों नहीं एंजॉय करें, क्यों नहीं अपन एक पॉजिटिव थॉट रखकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो मुझे जितना बन पड़ा मैं उसमें करता गया और मुझे बहुत सहयोग मिला, खासतौर से सोनी जी का, और यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बराबर संपर्क में रहता हूँ। अब जो दौर जो आया है बिल्कुल एक तरह से पत्रकारिता का ढांचा पूरी तरह बदल गया। देखिए आज़ादी से पहले जो मीडिया था, पत्रकारिता थी, वो था एक मिशन था। और क्या मिशन था कि देश को आज़ाद कराना है। सारे अखबार ये लिखते थे कि अंग्रेजों को भगाओ, यही चला ना। उसके लिए गांधी जी ने भी इतना अखबार निकाला, तिलक जी ने भी निकाला,
और कितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, उस अखबार के उस दौर के प्रकाशनों से कितने लोगों में जागरूकता आई कि सबसे बड़ा माध्यम वही था। लेकिन आज़ादी के बाद कंसेप्ट बदल गया। अब कोई मिशन तो है नहीं, अब तो नित्य नया अपना मुद्दा है, नित्य नया अपना आंदोलन है, किस तरह से अब व्यवस्था को बदलना है, क्या तैयारियां करनी है। अब वो जमाना नहीं रहा जब पूरा पेज ब्लैक एंड व्हाइट होता था, पूरा अखबार काला होता था। आप देखा होगा गुलाब का फूल भी काला ही छपता था, क्योंकि आज़ादी के बाद फिर ऐसा दौर आया कि बिल्कुल सारा मीडिया एकदम चेंज हो गया, ऑफसेट आ गई। पहले ट्रेडल थे, संवाददाता समाचार लेके आता, उसको लिखवाता, एक एक लेटर जो मशीन का जो आदमी होता था कंपोजर, एक एक लेटर को सेट करता था उसके लेट बनाकर, और बाद में कोई समाचार आया लास्ट में तो छपते छपते करके छपता था, उसका छोटा सा एक वर्जन दे दिया। और वो देखिए कितना मेहनत का काम था। और आज आप तारानगर से बैठ के अमेरिका का अखबार निकाल लीजिए और चेन्नई में बैठ के आप सावा का अखबार निकाल लीजिए, कितना बड़ा चेंज आ गया। मतलब ये सब हुआ आईटी से, सूचना प्रौद्योगिकी जो क्रांति आई उसका सबसे बड़ा लाभ मैं अपने प्रोफेशन में मानता हूँ। पहले का पत्रकार बेचारा, आप पत्रकार का कंसेप्ट बदल गया ना। पहले पत्रकार की क्या एक सोच था लोगों के बारे में कि कुर्ता पजामा पहने हुए, झोला लटकाए हुए एक ऐसा व्यक्ति जो घूम घूम कर समाचार संकलन करता और अपने अखबार में छापता या अपने अखबार को भेजता, खुद के अखबार लोग निकालते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद और मैं कहूँ 80 के बाद का जो दौर आया, पत्रकार की भूमिका बदल गई। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो न्यूज़ रीड करते हैं, समाचारों का वाचन करते हैं, लड़के लड़कियां रिपोर्टर्स, उनका देखा आपने, उनका बॉडी लैंग्वेज देखा, बिल्कुल जैसे कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी वेशभूषा, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उनकी प्रस्तुति समाचारों की, वो बिल्कुल एक पूरा एक चेंज हो गया। आज का पत्रकार, मान लो आज तारानगर में आपके यहाँ पीएम आए तो मैं बिल्कुल जेब में हाथ डाल के आऊँगा और पीएम को कवर कर लूँगा। तो मेरे पास आईपैड होगा या लैपटॉप होगा और सारा समाचार टेप कर लूँगा और सुनूंगा और लिख के और ताली बजाता हुआ निकल जाऊँगा आराम से। पहले पत्रकारों क्या होता था, पूरा लिखो उसको, फिर उसको वहाँ टाइप करो या उसको लिख के दो आप एडिटर को। एडिटर के पास से कॉपी ओके जाती कंपोजर के पास, वो एक एक लेटर सेट करता है अपनी ट्रेडल मशीन पे, जो परंपरागत जो मशीनें थी हिंदुस्तान में। देखिए कितना बड़ा चेंज आया प्रिंट मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं कहीं, मैंने आपको बताया ना। दूरदर्शन के अलावा और क्या था? रेडियो एक रेडियो गांव में होता था, एक ढाणी में होता था, लोग उसके चारों तरफ बैठ के समाचार सुनते थे। लेकिन टेलीविजन क्रांति ने सारी चीजें एकदम बदल दी। कितने न्यूज चैनल सूचना प्रसारण मंत्रालय ने स्वीकृत कर दिए और गांव-गांव की खबरें आने लग गई। और सबसे बड़ा क्या, सोसाइटी में भी चेंज आया। 19 में जब पहली बार पंचायत राज के चुनाव हुए, पहले सरपंच साहब चुनते थे हाथ खड़े करके, गांव के 20 लोगों ने कह दिया कि ये सरपंच बनेगा, वो बन जाता था। अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, पंचायत राज के चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, सारा एक पूरा एक फॉर्मेशन पूरा बदल गया। तो इसका फर्क क्या पड़ा? नेता ज्यादा हो गए, शिक्षित लोग ज्यादा हो गए, सोसाइटी बहुत जागरूक हो गई। उसी हिसाब से मीडिया को बदलना भी जरूरी हो गया। और मीडिया बदला तो आप देखिए कितना आश्चर्यजनक। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू। आईटी में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छी उसमें काम आ रही है, कोई स्पेस के बारे में काम कर रही है, कोई रिमोट सेंसिंग कर रही है, और दूसरी डिफेंस में काम आ रही है कि हमारे बॉर्डर पे क्या हो रहा है, पड़ोसी हमारा पाकिस्तान क्या कर रहा है, कहाँ घुसपैठ कर रहा है, कहाँ बंकर बना रहा है। ये भी एक उसकी आईटी की देन है। लेकिन इसके अलावा और नेगेटिव भी हो रहा है, कहीं तस्करी हो रही है, कहीं ड्रग्स का जखीरा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये भी उस मीडिया का एक नेगेटिव या उसका आईटी का एक नेगेटिव पहलू है। तो ये सब चीज़ें साथ चलती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन शिक्षा में जिस तरह से प्रसार हुआ,
और आईटी का जो योगदान आप देखिए, दूर बैठे हुए टेली टीचिंग होती है आजकल, कहीं कोई कोचिंग चल रही है, कोटा में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, उसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन ग्रुप में बैठ के उसको समझ सकते हैं, बीच में सवाल भी कर सकते हैं। इतना हाईटेक हो गया कि आप लोग अगर पूरा अखबार देखते हैं या ये पूरे सारे माध्यमों को देखते हैं तो आपको मालूम हो कुछ बचा ही नहीं है। मतलब उसमें सुधार की गुंजाइश तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बचा है कि जो असंभव है। तो आप देखिए कितना एक हाईटेक एक जमाना है। न्यूज़ मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से समाचारों का प्रबंधन होता है। मान लो मैं अपने कार्यालय में मीटिंग करता हूँ, कोई भी अखबार का मुख्य संवाददाता संपादक, उसकी दैनिक जो प्रक्रिया होती है ऑफिस में आने की, वैसे तो क्या कहते हैं कि पत्रकार वो खुले होते हैं, कहीं घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम में काम करने के लिए उसी के अनुरूप चलना होता है। सुबह हर एक अखबार में जो डेली न्यूज़पेपर हैं, बड़े जो संस्थान हैं, तो सुबह 11 बजे एक मीटिंग होती है। पहले आप तो कितने बजे गए हो? आज तो 2 बजे ट्रेन का पहिया उतर गया, आप रिपोर्टिंग करके आए, और अगर अखबार नहीं छपा है तो वो घर भी आपको सुबह के अखबार में मिल जाएगी, मिलती है। तो सबसे ताज़ा जो एडिशन जो होता है अखबारों में, क्या है, सर्कुलेशन के हिसाब से या दूरी के हिसाब से संस्करणों को बांट दिया जाता है। जैसे आपको एक बिल्कुल देसी तरीके से बताऊं कि दूर जाने वाले को अपन पहले रवाना करते हैं ताकि शाम तक वो घर पे पहुंच जाए, नहीं पहली बस पे बिठा देते हैं, भाई शाम को टाइम से घर पहुंच जाएगा। ऐसे ही हम जो दूर जो अखबार जाता है तो उसको डाक एडिशन पहले निकाल देते हैं, और उसके बाद का जो घटनाक्रम होता है वो मॉर्निंग एडिशन में शामिल होता है। मान लो एक उदाहरण दूं आपको, कोई बहुत बड़े नेता हैं, बीमार हैं अभी, तो बीमारी खबर तो उनके यहाँ चलेगी, दूर वालों के यहाँ, कि वो तो अखबार बन गया, उसका टाइम हो गया, डेडलाइन खत्म हो गई 11 बजे, लेकिन 12 बजे उन्होंने आंख बंद कर ली नेताजी ने, या कोई बहुत बड़ी हस्ती दुनिया से चली गई, तो उसका सारा जो ब्यौरा है सुबह के अखबार में आगे फला जी नहीं रहे। तो उसके लिए हमें पहले तैयारी करनी होती है, और ये तैयारी आईटी ने बहुत आसान कर दी। किसी के बारे में भी आप एक क्लिक पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। तो 11 बजे हम लोग मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में अगले दिन की तैयारी करते हैं कि कल का अखबार कैसा होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। ये न्यूज़ मैनेजमेंट बदले ज़माने की एक ज़रूरत के हिसाब से इसको लाना पड़ा और इसको फॉलो करना पड़ा। उस मीटिंग में हम लोग तय करते हैं कि आज राठौड़ साहब यहाँ जनसुनवाई करेंगे, कलेक्टर साहब यहाँ जाएंगे, और इस योजना का यहाँ शिलान्यास होने वाला है, या बहुत बड़े शंकराचार्य आज हमारे यहाँ आने वाले हैं, क्या प्रवचन देंगे, क्या होगा, क्यों आ रहे हैं। और इसके अलावा मान लो तत्काल ही कुछ हो जाता है, ये तो एक रूटीन की तैयारी होती है, कल का अखबार कैसा बनाना होता है, उसमें कुछ हमारे मुद्दे होते हैं। कल कुछ कोई नेताजी की खिंचाई करनी है, या प्रशासन को थोड़ा टाइट करना है, या शहर में कोई अव्यवस्था है उसको हाईलाइट करना है, उस पर हम फोकस करते हैं, उस पर हम तैयारी करते हैं, कैसे करेंगे। तथ्य भी होने चाहिए कि सड़क टूटी थी, क्यों टूटी, कब बनी थी, कौन ठेकेदार था, कितना बजट स्वीकृत हुआ था, क्या गारंटी पीरियड था। इन सब पहलुओं पे बातचीत करके संबंधित रिपोर्टर को बताएंगे, जो देखता है प्रशासन क्या देखता है, पीडब्ल्यूडी का देखता है, या अपराध ले लीजिए, मान लो कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, कोई मर्डर हो गया,